Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर फोरेंसिक के 28th पार्ट पर, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ साइबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले जो वीडियो आया था वहां पर भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में ही डिस्कस किया था। वहाँ पर कुछ आपके अलग अलग से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स थे और उसी कॉन्टिन्यूएशन में आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में ही करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें एडवेयर के बारे में, एडवेयर क्या होता है? तो एडवेयर एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि जो भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होती हैं यूज़र्स की, उनको आपका ट्रैक करने के लिए, जो भी टारगेटेड जो भी यूज़र्स होते हैं उनको पॉपअप एड्स देने के लिए यूज़ करा जाता है। तो एडवेयर क्या हो गया? ये भी एक तरह का प्रोग्राम ही है। बेसिकली जो भी चीज़ें रहती हैं, जो भी तरह के अगर हम बात करें कुछ अटैक्स रहते हैं, वो भी बेसिकली कोई ना कोई प्रोग्राम बनाकर उसी के थ्रू किए जाते हैं। तो एडवेयर भी एक तरह का प्रोग्राम है जो कि यूज़र्स की ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए और जो भी टारगेटेड यूज़र्स होते हैं उनको ट्रैक करके उनके अकॉर्डिंग उनको पॉपअप एड्स दिखाने के लिए हम एडवेयर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टीसीपी की, टीसीपी क्या है? टीसीपी की फुल फॉर्म सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये जो फुल फॉर्म है डायरेक्टली पूछ लेते हैं एग्जाम में कि टीसी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द टीसीपी, तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम। अब जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है उससे रिलेटेड कोई चीज़ है। ट्रांसमिशन का मतलब है जो भी डेटा का शेयरिंग हो रहा है इंटरनेट के ऊपर, तो उस पर बेस्ड कुछ है। ये क्या है? एक तरह की लैंग्वेज है दैट कंप्यूटर्स यूज ऑन द इंटरनेट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जैसे कि आप लोग जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस होते हैं उस पर आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं विद द यूज ऑफ इंटरनेट। तो ये काम बेसिकली टीसीपी के थ्रू किया जाए। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें टीसीपी हैंडशेक की, तो टीसीपी हैंडशेक क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हैंडशेक। ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसको कि टीसीपी कनेक्शन, दो कंप्यूटर्स के बीच में टीसीपी कनेक्शन को बनाने के लिए टीसीपी हैंडशेक यूज करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? टीसीपी क्या हो गया? एक तरह की लैंग्वेज इसको कंप्यूटर यूज करता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए विद द यूज ऑफ इंटरनेट। और टीसीपी हैंडशेक बेसिकली जो दो अलग अलग कंप्यूटर्स हैं उनके बीच में जो टीसीपी कनेक्शन हो रहा है उसको सेटअप करने के लिए जो आपका टर्म कहलाता है, जो प्रोसेस होती है बेसिकली, वो आपकी टीसीपी हैंडशेक कहलाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या है? एक तरह का साइबर क्राइम है। जब हमने बात करी थी साइबर क्राइम्स के जो टाइप्स थे उनकी, वहाँ पर हमने बात करी थी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एंड एम्बेजलमेंट की। तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है? जब कोई भी चीज़ जो कि ऑथेंटिक है, लीगल है, जिसके ऊपर किसी इंडिविजुअल का कॉपीराइट है, उसको आपने किसी भी मीडियम से डायरेक्ट आप उसकी पायरेसी कर रहे हैं, उसको गलत तरह से यूज़ कर रहे हैं, मतलब लीगली आप उसको नहीं ले रहे हैं। अगर कोई चीज़ है उसका कॉपीराइट जिस पर है उसका कुछ पेमेंट आपको देना पड़ता है, आप उसका पेमेंट दिए बिना ही उसका यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ कहलाती है आपकी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। अगर हम बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझें, जैसे कि बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं, उसमें कई बार आपने सुना होगा कि कॉपी जो आपकी मूवी थी तो वो लीक हो गई। लीक हो गई का क्या मतलब है कि जो उसका ओरिजिनल प्राइस था उसको दिए बिना ही, उसको मार्केट में आए बिना ही उसकी जो कॉपी थी वो लीक कर दी गई, यानी कि उसका यूज़ कर लिया गया, उसको कहीं ना कहीं इंटरनेट पर अपलोड कर दिया गया। ठीक है, तो अब इससे हुआ क्या कि आपको पेमेंट नहीं करना पड़ा, आपने बिना पेमेंट किए ही उसको देख लिया। तो ये चीज़ आपकी कहलाती है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या है? अनलॉफुल कॉपिंग ऑफ मूवीज, टीवी शोज, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, लिटरेचर एंड वीडियो गेम्स, जिसको कि हम पायरेसी भी कहते हैं। अब एक टर्म और आता है आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी में क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसकी पायरेसी करी जाती है, यानी कि उसका कॉपीराइट इन्फ्रिंज किया जाता है। अब वो कैसे होता है उसका नेक्स्ट वीडियो हम जब करेंगे बात, तो वहाँ पर हम सॉफ्टवेयर पायरेसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है और उसमें बेसिकली क्या चीज़ें रहती है जिसके बेस पर सॉफ्टवेयर पायरेसी करी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये इतना हो गया कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। बेसिकली अनलॉफुल या फिर इलीगल तरह से हम किसी भी चीज़ की मोर देन वन कॉपीज बना रहे हैं तो वो आपका कहलाएगा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को बहुत ही सिंपल टर्म में हम पायरेसी भी कहते हैं, बस एक टर्म की अगर हम बात करें। नेक्स्ट है आपका एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट क्या होता है? ये भी एक तरह का थेफ्ट ही होता है।
जहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय जो कि कंपनी का होता है वो कंपनी के फिनेंशियल असेट्स को अपने अकाउंट में कंप्यूटर या किसी भी और मीडियम का यूज़ करते हुए ट्रांसफ़र कर लेता है। तो यहाँ पर जो एम्बेजलमेंट है, यहाँ पर चोरी कौन कर रहा है? जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं। कोई भी कंपनी है, मान लीजिए कंपनी ए है, इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं XYZ, तो इसमें से मान लीजिए जो एक्स एम्प्लॉय है ये क्या कर रहा है, कंपनी ए के जो भी असेट्स हैं, जो भी फिनेंशियल असेट्स हैं, उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर और कोई भी आपका डिजिटल मीडियम यूज़ करते हुए। तो ये आपका कहलाता है एम्बेजलमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉन्जी स्कीम। पॉन्जी स्कीम आई थिंक आपके नेट के पेपर में कहीं ना कहीं आई भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉन्जी स्कीम क्या होता है? ये एक तरह का फ्रॉड होता है जहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हाई रिटर्न का प्रॉमिस करते हैं और उसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है। ये एक तरह का स्कीम होता है। और ये फ्रॉड क्यों है? बेसिकली ये तो अच्छी चीज़ हो गई कि हमको हाई रिटर्न का प्रॉमिस कर रहे हैं और उस पर कोई भी रिस्क नहीं है, तो ये एक तरह से बेनिफिट हुआ। बट इसमें होता क्या है एक्चुअली में कि कोई भी मनी का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता ही नहीं है। जो भी इंडिविजुअल पॉन्जी स्कीम लेके आ रहा है, जो भी इंडिविजुअल फ्रॉड कर रहा है, उसके पास एक्चुअल कोई भी मनी नहीं है। वो कर क्या रहा है कि जो भी उसके पास इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो लोग उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही पैसा वो अपने कस्टमर्स को, जो उसके पुराने कस्टमर्स होते हैं, उनको वापस कर देता है। तो यही होता है आपका पॉन्जी स्कीम में। ये एक तरह का फ्रॉड है इन विच इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस किया जाता है हाई रिटर्न का फॉर लिटिल टू नो रिस्क एंड द मनी प्रोवाइडेड बाय न्यू इन्वेस्टर्स, जो कि कंपनी के नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वो जो पैसा दे रहे हैं वो पैसे को अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को पे कर दिया जाता है एंड उसमें एक्चुअली कोई भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इस स्कीम में। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉन्जी स्कीम। जैसे कि आप लोगों ने सीरीज देखी होगी हर्षद मेहता वाली, तो वहाँ पर भी सेम वही चीज़ थी कि जो हर्षद मेहता थे उनके पास एक्चुअली कोई भी मनी नहीं था। उनके पास जो उनके कस्टमर्स से जो पैसा आता था वही वो अपने बाकी कस्टमर्स को पे करते थे। जैसे कि जो इस इन्हीं के उसमें SBI का स्कैम हुआ था, तो उसमें क्या था एक्चुअली में, जो आपके डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स बेसिकली एक बैंक का फिनेंशियल असेट बोल सकते हैं, फिनेंशियल पेपर बोल सकते हैं। तो वो क्या होता है कि एक डिबेंचर का यूज़ करते थे। डिबेंचर्स होते हैं, इस तरह से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें रहती हैं। तो वो बताते थे कि मेरे पास इतने ये हैं, बट एक्चुअली में उनके पास नहीं होते थे। और वो उसमें होता है क्या है कि वो जो पेपर्स रहते हैं वो आपके पास ही रहते हैं, बस आपको बताना होता है कि आपका बैंक को बताना होता है कि आपके पास ये चीज़ें हैं, और उसके बेस पर जो बैंक रहता है वो आपको पेमेंट कर देता है, पैसा दे देता है। और वो जो आपकी जो भी आपका डिबेंचर के बेस पर वो पैसा ले रहे थे, तो उसका भी एक टाइम पीरियड रहता है। तो वो टाइम पीरियड पूरा होने से पहले ही जो हर्षद मेहता थे वो बैंक को वापस पेमेंट कर देते थे। कैसे करते थे? जो कि उनके कस्टमर्स उनको आके देते थे, तो वो पेमेंट वो उधर कर देते थे। तो कुछ इस तरह से यही काम था, वो भी उनका जो था वो भी पॉन्जी स्कीम ही थी। वही चीज़ है आपका पॉन्जी स्कीम। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में यहाँ तक आया होगा। नेक्स्ट है आपका एक पिरामिड स्कीम। पिरामिड स्कीम क्या होता है? ये भी एक तरह का फिनेंशियल फ्रॉड है जो कि रिक्वायर करता है नए इन्वेस्टर्स को कि वो अलग अलग बाकी के इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वॉल्व करे। तो इससे क्या रहेगा कि आपका जो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका मार्केटिंग प्रोडक्ट है, उनके जो भी मान लीजिए कोई कंपनी है, तो उसमें कोई एक इन्वेस्टर आया है, तो वो इन्वेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो उस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी मार्केटिंग करे, उसमें नए नए इन्वेस्टर्स को ढूंढ के लाए। तो ये चीज़ भी कहलाती है आपकी पिरामिड स्कीम। तो पिरामिड स्कीम पर अभी तक कोई क्वेश्चन बना नहीं, बट फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि उसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी पॉन्जी स्कीम मैंने बताया, उम्मीद करती हूँ आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका साइबर स्क्वाटिंग। साइबर स्क्वाटिंग क्या होता है? साइबर स्क्वाटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस लाइन की वजह से। क्या है अभी बात करेंगे। बाकी बात करें साइबर स्क्वाटिंग क्या है, तो साइबर स्क्वाटिंग जो है अनऑथोराइज्ड रजिस्ट्रेशन होता है फेमस डोमेन नेम का एंड यूज ऑफ इंटरनेट डोमेन नेम्स दैट आर आइडेंटिकल और सिमिलर टू ट्रेडमार्क्स, सर्विस मार्क्स, कंपनी नेम्स, पर्सनल नेम्स और सेलिंग इट फॉर अ फॉर्च्यून। तो क्या हुआ यहाँ पर? मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है जो कि बहुत फेमस है। अमेजन का एग्जाम्पल लेते हैं। अमेजन एक कंपनी है, इसकी एक वेबसाइट है। इसका मान के चलिए कि इसकी जो वेबसाइट है उसका नाम है www.amazon.com। ठीक है,
अब हुआ क्या, साइबर स्क्वैटिंग में क्या हुआ, जो भी फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो करते क्या है, जो एक्चुअल डोमेन नेम होता है बिल्कुल उसी के जैसा, सिमिलर ट्रेडमार्क का, सिमिलर सर्विस मार्क का, सेम कंपनी नेम, डुप्लीकेट सेम वेबसाइट, इस तरह का एक पूरा फॉर्मेट तैयार करते हैं वेबसाइट का, और सेम वही डोमेन नेम के नाम का डोमेन नेम ले लेते हैं। उसमें थोड़ा बहुत माइन्यूट सा चेंजेस होता है, जो कि बहुत आप ध्यान से देखें तो समझ में आता है, बाकी वैसे नज़र नहीं आता है। तो यहाँ पर हुआ क्या, हमने अनऑथराइज्ड रजिस्ट्रेशन किया कोई भी फेमस डोमेन नेम का, या फिर कोई भी फेमस वेबसाइट का, या फिर कोई भी फेमस जो भी आपकी करंट में बहुत फेमस जो भी आपकी वेबसाइट्स चल रही हैं, या जो भी कंपनीज हैं, उनके नाम का आपने डोमेन नेम परचेज कर लिया और उसको आप इलीगली वहाँ पर वेबसाइट के फॉर्म में यूज़ कर रहे हो। तो उससे हुआ क्या, जो उस पर्टिकुलर वेबसाइट के एक्चुअल में यूजर्स थे वो एक फेक वेबसाइट को यूज करने लगे। तो ये एक तरह का जो क्राइम रहता है ये कहलाता है साइबर स्क्वैटिंग। और ये जो साइबर स्क्वैटिंग है, इसको ये एक ऐसा इशू है जिसको अभी तक आईटी एक्ट 2000 के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि साइबर स्क्वैटिंग जो है आईटी एक्ट 2000 के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ साइबर क्राइम इज नॉट इंक्लूडेड इन आईटी एक्ट 2000। तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइबर स्क्वैटिंग। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है, बेसिकली ये बहुत रेलिवेंट तो नहीं कहेंगे, बट हाँ अगर आप साइबर पढ़ रहे हैं तो बैंडविड्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसको समझने में आपको उससे आसानी हो जाती है। सो बैंडविड्थ क्या होता है, ये इट इज़ द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जिस चीज़ को हम यूज़ करते हैं वो बैंडविड्थ कहलाता है। एंड बेसिकली जो बैंडविड्थ होता है इसमें क्या होता है, जो शेयरिंग होती है वो यूजुअली वेब सर्वर एंड वेब ब्राउज़र के बीच में होती है। इनके बीच में कोई भी डेटा का ट्रांसफ़र होना आपका बैंडविड्थ कहलाता है। डिजिटल सिस्टम में अगर हम बात करें तो बैंडविड्थ इज़ अ डेटा स्पीड इन बिट्स पर सेकेंड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंडविड्थ इज डेटा स्पीड, डेटा की स्पीड है इन बिट्स पर सेकेंड। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बैंडविड्थ, या फिर उसकी जो स्पीड रहती है वो किस तरह से हम मेजर करते हैं। तो डेटा स्पीड इन बिट्स पर सेकेंड, ये आपके अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पर, तो आपको ध्यान रखना है bandwidth is data speed in bits per second and it is a measure of range of frequency a transmitted signal occupies। एंड अगर हम बात करें एनालॉग सिस्टम में तो बैंडविड्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नल कॉम्पोनेंट एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नल कॉम्पोनेंट। तो डिजिटल में बात कर रहे हैं तो डेटा स्पीड है बिट्स पर सेकेंड में, और एनालॉग सिस्टम में अगर हम बात कर रहे हैं तो बैंडविड्थ क्या है, ये जो है वो आपका डिफरेंस है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आ रहा है और जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आ रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है आपका बैंडविड्थ। तो यहाँ पर आपका बैंडविड्थ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैंने इंक्लूड करे थे, इनको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बाकी आपको पता भी होना चाहिए कि बैंडविड्थ क्या होता है। बाकी जो मैंने मार्क किया है डिजिटल सिस्टम में और एनालॉग सिस्टम में, ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बहुत अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ये एक तरह का न्यू सप्लीमेंट है, कॉम्पोजिशन है एंड डिलीवरी मॉडल है आईटी सर्विसेज के लिए, जो कि आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पर बेस करता है, पर डिपेंड करता है। एंड टिपिकली इसमें जो डायनामिकली स्केलेबल प्रोविजनिंग एंड वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज होते हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। सो ये तो आपकी हो गई एक टिपिकल सी डेफिनेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो जितना भी डेटा आप ऑनलाइन स्टोर करते हो, जैसे कि गूगल क्लाउड रहता है और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसमें कि आपके फ़ोन की मेमोरी का यूज़ नहीं होता है, वो जो डेटा होता है आप स्टोर करते हो वर्चुअली। ठीक है, तो वो चीज़ कहलाती है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें कि आपका क्लाउड स्टोरेज वो बेसिकली पार्ट होता है। तो जितना भी काम हम वर्चुअली करते हैं, जहाँ पर हमारे फ़ोन की, हमारे लैपटॉप्स की मेमोरी का यूज़ नहीं होता है, उसमें कोई भी स्टोरेज नहीं होता है, तो वो कहलाता है काम आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ पर जितने भी तरह का आपका
वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज होते हैं, वर्चुअल स्पेस में जितना भी स्टोरेज रहता है, जितना भी वर्चुअल स्पेस में काम होता है, वो आपका कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। बाकी ये डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा माइंड में फिट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो टिपिकली आपकी जो डेफिनेशन होती है उसी पर बेस्ड कहीं ना कहीं बनता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ही कम बनते हैं, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ जितने भी टर्म्स हमने आज के इस वीडियो में समझे हैं आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। जितने भी टर्म्स हम कर रहे हैं, बेसिकली पिछला वीडियो और आज का ये वीडियो, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सारे टर्म्स में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। जितने इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए रेलिवेंट हैं, बस उतने ही मैंने डाले हुए हैं यहाँ पर। अभी इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बेसिकली, वहाँ पर हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर पायरेसी के बारे में। एंड अभी इस वीडियो को करते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा। बाकी जो इसकी पीडीएफ रहती है वो आपको कंपाइल फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर विजिट करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी क्वालिटी कॉन्टेंट पहुँच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।